हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधवी गौतम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको अब तक पूरा पाषाण काल के बारे में अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ और इससे पहले मैंने अपने जो ये प्रागैतिहासिक काल है उस पर 2 वीडियोज़ बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आज जो मैं आपको वीडियो पढ़ाने वाली हूँ ये आपका पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको मध्य पाषाण काल के बारे में बताऊंगी और नव पाषाण काल के बारे में। इससे पहले की जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने मतलब कि पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि मध्य पाषाण काल इसका टाइमिंग क्या है। तो देखिए मध्य पाषाण काल आपका 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो आपका मध्य पाषाण काल माना जाता है। ठीक है, और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि पशुपालक का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, यानी कि मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना। और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि जो मध्य पाषाण काल है इसका जो एक और नाम है वो है आपका एक तो रहा आपका आखेटक संग्राहक और प्लस पशुपालक अवस्था। ठीक है, इसी को कहा जाता है। तो पशुपालक का जो प्रारंभिक साक्ष्य था वो आपका राजस्थान के बागौर से मिला है। ठीक है, और प्लस मध्य प्रदेश के आजमगढ़। तो ये दोनों ही स्थानों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि एक ही स्थान पर स्थायी निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी कि इससे पहले जो प्रारंभिक मानव थे वो मतलब कुछ समय एक स्थान पर रहे, कुछ समय वो दूसरे स्थान पर रहते थे जहाँ उनको भोजन की चीज़ें प्राप्त होती थी। वो उस चीज़ को मतलब कि वहाँ रहना पसंद करते थे, फिर वहाँ से चले जाते थे। बट ऐसा नहीं हुआ था और मध्य पाषाण काल तक आते आते उन्होंने एक स्थान पर स्थायी जीवन निवास करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसके जो साक्ष्य हैं वो आपके कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके सराय नहर राय और महदहा प्रतापगढ़ एमपी से। ठीक है, तो एक ये है और एक ये दोनों, ये 2 स्थान है जहाँ से हमें एक ही स्थान पर निवास करने का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक और बात है कि एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के साक्ष्य, मतलब वैसे तो वो अपने खाने की वस्तुओं के लिए शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे। ठीक है, अपनी रक्षा के लिए जानवरों को मारते थे और उनके जो मतलब कि पत्थर के जो औजार थे उसका वो इस्तेमाल करते थे। बट मध्य पाषाण काल तक आते आते ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा उन्होंने प्रारंभ कर दिया था और युद्ध करने लगे थे। इसी के साक्ष्य आपके सराय नाहर राय से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का विकास। ठीक है, मतलब कि मध्य पाषाण काल में जो प्रारंभिक मानव था उसने और क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले उनको अगर पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के विकास के बारे में उनको जब जो जानकारी हुई थी वो मध्य पाषाण काल में हुई थी। घास एवं वनस्पतियों के मैदानों का विकास जो हुआ था वो भी बहुत अच्छे तरीके से मध्य पाषाण काल से होने प्रारंभ हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कि मातृ देवी की उपासना। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मातृ देवी की उपासना जो प्रारंभिक मानव थे उन्होंने शुरू कर दी थी, तो कब से की थी, तो उन्होंने मध्य पाषाण काल से इसको शुरू किया था। समाधान की पद्धति, सबों को कैसे दफनाया जाता है, क्या क्या क्रियाक्रम होने चाहिए, तो इस तरीके की बातें भी इनको मध्य पाषाण काल तक आते आते पता चल रही थी। मछली पकड़ना, खाद्य सामग्री को एकत्रित करके रखना, ये सारी बातें इन्होंने मध्य पाषाण काल में सीख ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका औजार। चलिए अब हम इनके औजारों पे बात कर लेते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो औजार पाए गए हैं वो किस तरीके के होते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो औजार है पूरा पाषाण काल के औजारों से वो छोटे होते थे। ठीक है, क्या हुआ था, क्या है कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो आपके औजार थे वो काफ़ी बड़े होते थे, बेडोल होते थे, मतलब कि है ना, टेढ़े और जो किसी यूज़ के नहीं हो पाते थे, बहुत ही बेडोल, बट आकार में भी बहुत बड़े होते थे। बट मध्य पाषाण काल तक आते आते जो इनके औजार थे वो छोटे छोटे होने लगे थे, जिसको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे माइक्रोलिथ वर्ड आप कहीं पढ़ते हैं तो आप समझ जाइएगा कि माइक्रोलिथ जो वर्ड है वो छोटे छोटे औजारों के लिए इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट है कि हड्डियों और पत्थर के बने जो औजार थे वो अब मतलब कि मध्य पाषाण काल में आते आते इन्होंने हड्डियों और पत्थर के बने औजारों का ये इस्तेमाल करने लगे थे। जैसे कि नुकीले होते थे, क्रोड, त्रिकोण टाइप के ब्लेड आदि उसमें इस्तेमाल होने लगे थे। तो ये सब इनके औजारों की विशेषताएं थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मुख्य स्थान कौन कौन से रहे हैं। देखिए, बिहार का पायसराय, बागौर जो कि राजस्थान का है, लंगनाज आपका गुजरात का है, और मेहदहा एमपी, भीमबेटका जो कि भोपाल मध्य प्रदेश आदि। तो ये ऐसे कुछ स्थान हैं, मुख्य स्थान हैं जिनका जहाँ पर मध्य पाषाण काल से संबंधित जो विशेषताएं हैं, जो उनकी विशेषता रही है, वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पहला पालतू पशु जो मानव था उसने किसको बनाना शुरू किया था, तो वो था आपका कुत्ता। ठीक है, तो ये तो आपके थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मध्य पाषाण काल से मतलब कि रिलेटेड थे, और इसका काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आप अगर चाहते हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको इससे आगे नव पाषाण काल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये करा दिया है, और अब आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से आप लर्न करिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके नव पाषाण काल के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, नव पाषाण काल जो है आपका नव पाषाण काल में आते आते जो मानव था उसने बहुत कुछ सीख लिया था। ठीक है, ये है आपका नव पाषाण काल। देखिए, नव पाषाण काल क्या है। नव पाषाण काल का जो टाइमिंग माना जाता है वो 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए, नव पाषाण काल आपको सबसे लास्ट वाला ये काल है, और यहाँ तक आते आते मानव ने बहुत सी आधुनिक बातें सीख ली थी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे तो वो है आपका कृषि। देखिए स्टूडेंट्स, कृषि का व्यापक ज्ञान, इसका प्रयोग। ठीक है, नव पाषाण काल तक आते आते मानव को कृषि का व्यापक ज्ञान हो गया था, और इन्होंने कृषि करना सीख लिया था, इसका प्रयोग भी सीख गए थे वो। ठीक है ना, तो इसीलिए यानी कि जो नव पाषाण काल तक आते आते इन्होंने कृषि के द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया था कि किस तरीके से कृषि की जाती है और किस प्रकार वो अन्न को उपज कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको उत्पादक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, नव पाषाण काल को। इसके अलावा और सी बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने सीख ली थी। और देखिए, सेकंड नंबर पे आप ले सकते हैं पशुपालन। पशुपालन का जो ज्ञान है वो भी इनको व्यापक स्तर पर हो गया था। ठीक है, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, और इसके साथ साथ इन्होंने मिट्टी के जो बर्तन थे, देखिए स्टूडेंट्स, मिट्टी के बर्तन इन्होंने बनाना प्रारंभ कर दिया था, उन पर चित्रकारी इन्होंने करनी प्रारंभ कर दी थी। नव पाषाण काल तक आते आते नक्काशी भी ये करने लगे थे। ठीक है, और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है पहिए का आविष्कार। पहिए का जो आविष्कार है वो आपका नव पाषाण काल में माना जाता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार भी प्रारंभ हो गया था। ठीक है, शवों के साथ एक और था कि जो शवों के मतलब जो मानव मर जाते थे वो शव होते हैं, तो शवों के साथ इन्होंने खाने पीने की चीजें रखनी प्रारंभ कर दी थी। खाने पीने की वस्तुएं ये क्या करते थे, रखते थे साथ में। ठीक है, कौन रखता था, नव पाषाण काल में। ठीक है, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, सबों के साथ खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थी। एक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आपका कि वह कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थान है जहां पर सबों के साथ, ठीक है, सबों के
साथ जो पालतू कुत्ता होता था, ठीक है, पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था। किसके साथ? उसके मालिक के साथ, ठीक है ना। उसके मालिक के साथ में वस्तुओं को, कुत्ते को दफनाते थे। तो वो आपका क्या था? ठीक है, तो देखिए उस पर बात कर लेते हैं हम कि वे कौन सा स्थान था जहाँ से दफनाया जाता था। कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, दफनाने के साक्ष्य। देखिए स्टूडेंट्स, ये दफनाने के जो साक्ष्य आपके मिले हैं वो है आपका बुर्ज होम, और बुर्ज होम आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट्स है कि सबों के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी आपके बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिले हैं। इसके अलावा और क्या है कि कृषि के सेकंड है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? देखिए स्टूडेंट्स, कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं आपके, वो आपके मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। ये मिले हैं आपके मेहरगढ़ बलूचिस्तान। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि मानव ने सबसे पहले अनाज उगाया। सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया था? तो वो था आपका जौ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जौ ले लीजिए आप, गेहूं ले लीजिए। यही उन्होंने, जो मानव थे, उन्होंने कृषि की, और सबसे पहले कृषि के बाद जो अनाज उन्होंने उगाया था, ठीक है, जिसका इस्तेमाल वो अपने खाद के तौर पे किया करते थे, तो वो था आपका जौ और गेहूं है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 6000 ईस्वी के चावल उत्पादन पे, यानी कि चावल उत्पादन के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? तो देखिए चावल उत्पादन के साक्ष्य भी आपके कोल्डी हवा से मिले हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोल्डी हवा, चावल के उत्पादन के प्रथम साक्ष्य आपके कोल्डी हवा से मिले हैं, और अनाज के तौर पर गेहूं और जो उन्होंने मतलब कि उगाना प्रारंभ किया था, और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपके, वो भी आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि इनके औजार किस किस टाइप के थे। ठीक है, तो हम औजारों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक पॉइंट्स हम ये बनाते हैं कि औजार इन्होंने कौन कौन से इस्तेमाल किए थे। देखिए नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने हर चीजें बहुत अच्छा सुधार किया था, हर चीज वो व्यापक स्तर पे उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो उनके जो औजार थे वो भी बहुत अच्छे हो गए थे। अब छोटे छोटे औजार हो गए थे, नुकीले टाइप के थे, और उनमें उन्होंने धातुओं का इस्तेमाल भी प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि आपको पता होगा कि नवपाषाण काल को हम लोह युग भी कहते हैं, और यानी कि जो उनके औजार थे उनमें लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल हो गया था, जैसे कुल्हाड़ी है, ठीक है ना, और भी कई चीज़ें थी जिसमें वो अब लोह धातु का इस्तेमाल करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो देखिए हड्डी के बने औजार में बात कर लेते हैं कि हड्डी के बने औजार, हड्डी के बने यानी कि वो जो हड्डी इस्तेमाल करते थे अपने औजारों के लिए, ठीक है, वो कौन से थे? हड्डी के बने औजार यानी कि हिरन की हड्डी का इस्तेमाल करते थे। हड्डी के बने औजार जो कि हिरन के औजार मिले आपके कहाँ से मिले हैं? तो वो आपके मिले हैं बिहार चिरांद से। कहाँ से मिले हैं आपके? बिहार चिरांद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप अच्छे से इसको मतलब कि नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको वही चीज़ें लिखवाई हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम इनके कुछ स्थल लिख लेते हैं जहाँ से नवपाषाण काल की चीज़ें आपको मिली हैं, या नवपाषाण काल की जो मतलब कि नवपाषाण काल की जो वस्तुएं मिली हैं हमें, और उनकी जो विशेषताएं मिली हैं, वो सब हमें किन किन स्थानों से प्राप्त हुई हैं। तो ये है आपका सरुतरु। ठीक है स्टूडेंट्स, सरुतरु है, है ना, मारक डोला है आपका। ठीक है,
और जो पिछली आपकी जो भी स्थान रहे हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चिरांद हो गया आपका जो कि बिहार में है। इसके अलावा आपका मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ आप पढ़ ही चुके हैं। मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये तो रहे आपके इम्पोर्टेंट स्थल जो कि है ना। एक और लिख लीजिए महदहा, ये आपका यूपी मिर्ज़ापुर, जो आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो ये आपके इम्पोर्टेंट स्थान है जहाँ से आपको नवपाषाण काल से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और इनका जो ये जो स्थान है ये फेमस है नवपाषाण काल की चीज़ों के लिए। तो ये तो रहा आपका नवपाषाण काल। ठीक है, एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं दोबारा से, सॉरी सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं। 8000 से लेके 4000 ईसा पूर्व इसका समय रहा है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जो आप जल्दी से रिवाइज कर लिए। देखिए, कृषि का व्यापक ज्ञान या उसका प्रयोग वो सभी आपका नवपाषाण काल में हुआ था, इसीलिए इसको उत्पादक अवस्था कहते हैं। पशुपालन का ज्ञान व्यापक स्तर पे हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाने का, उस पर चित्रकारी नक्काशी करने का जो ज्ञान था वो नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ। पहिए का आविष्कार, सबों के साथ खाने पीने की वस्तुएं, सबों के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य थे वो भी आपके बुर्ज हो जम्मू कश्मीर से मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। सबसे पहले अनाज उगाया था जो गेहूं। चावल का उत्पादन के तौर पे जो स्थान फेमस है वह है आपका गोल्डी हवा। गोल्डी हवा, औजारों में हड्डी के बने औजार ये इस्तेमाल करते थे, और हड्डी में भी हिरन की हड्डियों का ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं आपके सरुतरु, मार डोला, चिरान बिहार का है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, महदहा यूपी मिर्ज़ापुर। और इससे पहले भी आपके कई स्थान में आपको मध्यपाषाण काल में और पुरापाषाण काल में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो रहा आपका प्रागैतिहासिक काल, जो कि आपके 3 पार्ट्स में बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है ताकि बिल्कुल भी मतलब कि लॉन्ग वीडियो ना हो जाए जिससे कि आप बोर हो। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको बताने की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी बात की जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप एक कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मैं आपको टॉपिक्स वाइज हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको अपने इस चैनल पे कराने वाली हूँ। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, और उसके बाद भी आपके जैसे कि वैदिक सभ्यता है, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, आपका वैष्णव धर्म हो गया। उसके बाद में जो आपके साम्राज्य हुए हैं, प्रथम साम्राज्य जो रहा है मौर्य साम्राज्य, इनसे रिलेटेड वो सभी चीज़ें, और फिर आधुनिक भारत। तो मैं आपको आधुनिक भारत का जब तक भारत हमारा आज़ाद हुआ है, जब तक जो भी हिस्ट्री आपकी रही है वो सब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाली हूँ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि हिस्ट्री का जो भी आप मतलब कि पूछा जाता है वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और इसमें आपको सभी मिलने वाला है। तो चलिए, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।